नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 15 दिसंबर 2020 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह एसएससी, सीजीएल भी नोटिफिकेशन आ गया है, सीएचएसएल, जितनी भी वनडे एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं, उसमें यह हेल्प करेगा। इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी यह मदद करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर 3 प्रोजेक्ट। दोस्तों, पीएम मोदी एक दिन की यात्रा पर गुजरात में है इस समय। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट द डोरडो ऑफ कच्छ इन गुजरात। यानी आज 15 दिसंबर को वह 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के कच्छ के दोरडो का वह दौरा करेंगे। यहां पहुंचकर अलग-अलग 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यानी कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा यानी 30,000 मेगावाट क्षमता वाला, याद रखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और मांडवी में लगने वाले डिसैलिनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन होगा। साथ में कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में सोलर व विंड एनर्जी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बनेगा। इस डिसैलिनेशन प्लांट से किसान, आम जनता व उद्योगों की जलापूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 129 करोड़ रुपए के पूर्ण स्वचालित डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। तत्कालीन सीएम के रूप में पीएम मोदी ने वर्ष 2013-14 में यानी 2013-14 में कच्छ का पहला डेयरी संयंत्र 2 लाख लीटर प्रसंस्करण क्षमता के साथ स्थापित किया गया था। इससे पहले संयंत्र से दूध को प्रसंस्करण करने के लिए यानी प्रोसेस्ड करने के लिए गांधीनगर स्थित अमूल संयंत्र में ले जाया जाता था। नया संयंत्र अमूल ब्रांड के तहत कच्छ में दूध और मक्खन की आपूर्ति को बढ़ाएगा। तो इस तरह से यहाँ पहुंचकर वो डोरडो में टेंट सिटी से कच्छ के गुदयाली, सौराष्ट्र के गांधीवी, द्वारका, घोघा, भावनगर व सूत्रापाड़ा, सोमनाथ में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसके पश्चात कच्छ के रेगिस्तान में वैकल्पिक ऊर्जा के 30,000 मेगावाट के सोलर व विंड एनर्जी पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। तो दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जबकि 2001 में भूकंप पीड़ितों की भी भुज में भूकंप आया था, कच्छ पूरा तहस नहस हो गया था। लेकिन आज देखिए, कच्छ फिर से वह अपनी पूरी, कह सकते हैं कि भूकंप की वजह से खोई प्रतिष्ठा फिर से वापस पा गया है। भूकंप की विभीषिका के बाद कच्छ ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। पूरा क्षेत्र विकसित, यानी कह सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ की हस्तकला, मीनाकारी, कपड़े की छपाई व धातु के गहने देश व दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। तो यानी गुजरात का कच्छ भुज जिस तरह से विकसित हुआ है, वह अपने आप में अनूठा है। यह गुजरात का श्रेष्ठ पर्यटन स्थल बन गया है, टूरिज्म प्लेस बन गया है। कांडला पोर्ट भारत का एकमात्र मुक्त बंदरगाह है, यानी फ्री, कह सकते हैं, पोर्ट है जिसे फ्री ट्रेड की सुविधा मिली हुई है। दोस्तों, कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट भी है, इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। और दोस्तों, याद रखेंगे, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। भूकंप की विभीषिका झेल चुका यह प्रदेश आज भारत का प्रवेश द्वार बन गया है। भारत के नामी मुंद्रा पोर्ट भी यहीं पर हैं तथा यहाँ से सबसे अधिक आयात या निर्यात होता है। गुजरात सरकार की मदद से मुंद्रा पोर्ट आज भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पहचान बना चुका है। तो यह इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर भूकंप आया था। उसके बाद गुजरात का यह कच्छ क्षेत्र, कच्छ का जो रण का उत्सव करीब 3 से 4 महीने चलता है। आज हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। तो कह सकते हैं फिर से यहाँ पर सारी गतिविधियां अपने आप आगे बढ़ रही हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रोजेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, व्हाई वाज देयर नीड एंड प्रोटेस्ट। दोस्तों, यह आप देख सकते हैं नई संसद के गठन का शुभारंभ हो चुका है। दोस्तों, इसकी जो
कीमत आएगी 971 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। यह नया भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। यानी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन। द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2022, यानी 2022 तक इसके बनने का यह लगाया जा रहा है अनुमान। यह बनकर तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि इसके निर्माण होने से पहले ही विरोध भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना की मंजूरी के तरीके पर नाराजगी जताई और कहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि लंबित याचिकाओं पर फैसला न सुना दिया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो कोर्ट भी नाराज दिख रहा है, विपक्ष भी नाराज दिख रहा है। इन सब के पीछे क्या बातें हैं, आइए पहले इन खबरों को, फिर साथ साथ पार्लियामेंट के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है कि ये परियोजना है क्या। तो यह 3 किलोमीटर लॉन्ग एरिया बिटवीन राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली इज कॉल्ड सेंट्रल विस्टा। जैसे आ जाए आपसे पूछने की सेंट्रल विस्टा क्या है, तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के बीच के 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति भवन यानी आवास, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन, जवाहर भवन इस सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल विस्टा का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों, 2 सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने इसके पुनर्विकास की योजना बनाई थी। तो यह परियोजना याद रखेंगे कि प्लाट नंबर 118 यानी कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में नए संसद भवन समेत 10 नई इमारतें यहां बनाई जाएंगी और नई संसद पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लाट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। ये भी सीधे फैक्ट आ जाएगा किस प्लाट में बनाई जाएगी, दे देगा। तो प्लाट नंबर 118। राष्ट्रपति भवन मौजूदा संसद भवन पहले की ही तरह रहेगा। इसी पुनर्विकास योजना को सेंट्रल विस्टा परियोजना कहा जा रहा है। समझ में आई बात। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। 1921 में एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। उस समय यह इमारत 6 साल में बनकर तैयार हुई थी और दोस्तों 83 लाख रुपए इसमें लगे थे। तो ये तो रही परियोजना। अब इसकी जरूरत क्यों है? आज इस कोरोना नामक इस महामारी में आप ऐसे भी देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसी परिस्थिति में संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत आन पड़ी, आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा सीट आर टू बी डिलिमिटेड अगेन इन ईयर 2026। दोस्तों याद रखना, हर 10 वर्ष पे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है या 20 वर्ष पे। अभी तक दोस्तों याद रखिएगा 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो इसमें सीटों का वितरण किया जाता है। याद रखना, अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कह सकते हैं कि अनुसूची यानी शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है ना। तो चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे संशोधन लगातार किए गए। हालांकि बाद में यह कहा गया कि वर्ष 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों अब 2026 चूंकि नजदीक है, वर्तमान में बात की जाए तो 545 सांसदों यानी लोकसभा सांसदों की संख्या है, 245 राज्यसभा सांसदों की संख्या है। अब परिसीमन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसमें यानी इसमें बैठने की संख्या, यानी कह सकते हैं कि बैठने में दिक्कत आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तो यही देख रहे हैं ना कि 2026 में लोकसभा सीटों को नए सिरे से परिसीमन किया जाना है। इसके बाद क्या होगा? सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी।
इस बात को ध्यान में रखकर नई इमारत को बनाया जा रहा है। वर्तमान में 543 मेंबर और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब देश की आबादी 36 करोड़ थी। आज हम लोग 135 करोड़, यानी आज देश की आबादी 138 करोड़। अब 2021 का आंकड़ा आ जाएगा तो इतनी पहुंच जाएगी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, याद रखना, 1 अरब 21 करोड़। तो इस तरह से एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 81 में हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन, डिलिमिटेशन किया जाता है। तो मौजूदा आबादी के हिसाब के करने का नियम था, लेकिन 1971 के बाद से परिसीमन नहीं हुआ है। दोस्तों 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि पुरानी इमारत खराब भी हो रही है, इसलिए नई इमारत का निर्माण करने की बात की जा रही है। अब बात आ रही कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। Why has the protest broken out? तो those opposing the project argue that the authority has given approval by ignoring the rules। यानी परियोजना का जो विरोध करने वालों का जो तर्क है, यह कह रहे हैं कि प्राधिकारी ने नियमों की अनदेखी करके मंजूरी दी है। इसमें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव को भी मंजूरी भी शामिल है। पूरे निर्माण के दौरान कम से कम यहाँ पर 1000 से अधिक पेड़ काट दिए जाएंगे। इसके कारण वैसे भी दिल्ली आप देख रहे हैं कि सांस लेने के लिए समस्या होती है। ऐसे में इन वृक्षों को काट देने से, पेड़ों को काट देने से वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का पर्यावरण और अवक्रमित हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली के में प्रदूषण के हालात और बढ़ सकते हैं। पर्यावरणविद कहते हैं कि उनका परियोजना का पर्यावरण ऑडिट तक भी नहीं कराया गया। वहीं जो इतिहासकार इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि परियोजना के लिए कोई ऐतिहासिक या विरासत ऑडिट भी नहीं हुआ है। इसे बनाने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे ग्रेड 1 विरासत स्थल में भी तोड़फोड़ होगी। नई परियोजना के लिए वहां खड़ी 14 से 16 विरासत इमारतें ढाई जाएंगी। तो यही कारण है कि इन सब का विरोध हो रहा है। दोस्तों अब नई संसद में क्या खास होगा, ये भी ध्यान लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो नई संसद की इमारत, मौजूदा संसद भवन, अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो देखे होंगे, और जो लोग रहते हैं वो तो देखते ही होंगे, तो बगल में होगी और दोनों इमारतों में एक साथ काम होगा। अभी लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की क्षमता है। नई लोकसभा में क्या हो जाएगा, 888, यानी 888 सीटें होंगी। आगंतुक दीर्घा में 336 यानी 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। अभी राज्यसभा में 280 के बैठने की क्षमता है। तो नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और आगंतुक दीर्घा में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। तो इस तरह से लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सीटिंग जब बुलाया जाता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत जब लोकसभा राज्यसभा में डिस्प्यूट होता है तो लोकसभा स्पीकर ज्वाइंट सीटिंग यानी बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है या ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो वह उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है अनुच्छेद 108 के तहत। इवन अटॉर्नी जनरल भी उसमें भाग लेता है, लेकिन निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देने की बात आए तो वह वोट नहीं दे सकता है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह से 1272 यानी 1272 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। नए भवन को हरित ऊर्जा से यानी ग्रीन एनर्जी से इसको संचालित किया जाएगा। अत्यधिक यानी कह सकते हैं मॉडर्न फैसिलिटीज से यह लवरेज रहेगा, यानी मॉडर्न फैसिलिटीज, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें दी जाएंगी। महत्वपूर्ण लोगों के लिए भूमिगत प्रवेश यानी अंडरग्राउंड एंट्री, जबकि आम लोगों और अधिकारियों के लिए भूतल से ही प्रवेश दिया जाएगा। दिव्यांग व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए इसका ख्याल रखा जाएगा दोस्तों। तो यह नई संसद में व्यवस्था है। अब दोस्तों यहीं पर याद रखिएगा आर्टिकल 79 में भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग हैं। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है। तो दोस्तों यह तीनों अंग होते हैं संसद के ही। संसद सरकार का मार्गदर्शन करती है, सरकार
किस तरह का कार्य कर रही। चूंकि संसद यानी हमारे देश में जनता सर्वोच्च है और जनता जो है पर डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा जनता के प्रतिनिधि को चुन कर लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को भेजती है। यानी लोकसभा में याद रखिएगा जनता लोकसभा के सदस्यों को भेजती है और राज्यसभा के सदस्यों को एमएलए यानी विधायक के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। तो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा में बहस के उपरांत नए कानून का गठन यही संसद करती है। तो दोस्तों संसद हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी उद्देश्यों की पूर्ति यह संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। अगला हम बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक है इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज लिया है अंटार्कटिका में, कहां पर, अंटार्कटिका में एक ऐसा कवक प्रजाति यानी फंगस की खोज की है जिनसे रक्त कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले एंजाइम का उत्पादन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को कुछ विशिष्ट अंटार्कटिक फंगस मिले हैं जिसमें शुद्ध एल एस्पेरेजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम का उपयोग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी कैंसर यानी रक्त कैंसर के उपचार की एंजाइम आधारित कीमोथेरेपी में किया जाता है। दोस्तों तो यह ध्यान रखेंगे साइंटिस्ट, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के श्री माचेर पर्वत की मिट्टी और काई से कवक प्रजातियों के 55 नमूने अलग किए। इनमें 30 नमूनों में शुद्ध एल एस्पेरेजिनेज पाया गया। इस तरह की एंजाइमिक गतिविधि ट्राइकोस्पोरोन असाही IBBLA1 नामक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, नामक कवक में सबसे ज्यादा देखी गई। तो एल एस्पेरेजिनेज नामक एंजाइम का उपयोग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर के उपचार की एंजाइम आधारित कीमोथेरेपी में किया जाता है। वर्तमान में कीमोथेरेपी के लिए एल एस्पेरेजिनेज का उत्पादन साधारण जीवाणुओं जैसे एस्चेरिचिया कोलाई और इरविनिया क्राइसेंथेमी से किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका में खोजे गए कवक से शुद्ध एल एस्पेरेजिनेज प्राप्त किया जा सकता है तथा सस्ते इलाज के साथ दोनों अन्य एंजाइमों से होने वाले दुष्प्रभाव को भी रोका जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अंटार्कटिका में खोजे गए ट्राइकोस्पोरोन असाही IBBLA1 नामक कवक से शुद्ध एल एस्पेरेजिनेज प्राप्त किया जा सकता है और सस्ते इलाज के साथ दोनों अन्य एंजाइमों से होने वाले दुष्प्रभावों को भी रोका जा सकता है। तो खोजी गई अंटार्कटिका कवक प्रजातियां अत्यंत ठंडे वातावरण में वृद्धि करने में सक्षम सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों हमारे देश की जो शोधकर्ताओं की टीम में डॉक्टर अनूप तिवारी के अलावा आईआईटी हैदराबाद के अनूप अशोक, कृति दोरैया, ज्योति विठल राव, आसिफ कुरैशी और देवराय संतोष शामिल थे। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कवक प्रजातियां 0 से यानी 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नीचे से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के न्यूनतम तापमान पर वृद्धि और प्रजनन कर सकती हैं। इस तरह की सूक्ष्म जीवों में एक विशेष तरह के एंटी फ्रीज एंजाइम पाए जाते हैं जिनके कारण यह अंटार्कटिका जैसे वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं और इनका उपयोग हम कैंसर जैसी बीमारियों के प्रभावशाली दवाएं तैयार करने के लिए किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण खोज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों में। आज चर्चा करेंगे हम लोग यमन देश के बारे में। तो 5 मिलियन यमनीज आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम फेमाइन, यूएन इश्यूड वार्निंग। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यह चेतावनी देते हुए कहा है कि 5 मिलियन यमनवासी आने वाले साल में अकाल से सिर्फ 1 कदम दूर होंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के बयान के जरिए यूएन के संगठन ने कहा है कि 2021 में यमन की आधे से अधिक आबादी
भूख की ओर बढ़ सकती है। तो ये दोस्तों यह जो आबादी है, ये जो घटना है, इसके पीछे क्या कारण है? यमन में ऐसा क्या हो रहा है यमन में इस तरह का कि इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 2014 से यहाँ पर अंत में गृह युद्ध में तबाह हो गया था। हौथी विद्रोहियों ने कई उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को राजधानी सना से बाहर कर दिया था। यमन में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट आने वाला है और यह संकट 5 साल के भयानक संघर्ष, बीमारी, आर्थिक पतन, सेवाओं के खत्म होने के चलते सामने आ रहा है। दोस्तों, यमन पर्यटन के नजरिए से असुरक्षित देशों की सूची में शामिल है। यहाँ कुछ हिस्सों में आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का प्रभाव रहता है। भारत ने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा था कि यमन में मानवाधिकार संकट है, इसके समाधान को राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए हासिल किया जा सकता है। आतंकी तत्वों और उनके हमलों से निपटने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय मिशन में राजदूत और भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा था कि यमन में बच्चों में कुपोषण अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। 5 साल से कम उम्र के करीब 98,000 बच्चों की जान खतरे में है। इस साल की शुरुआत के 9 महीने में 3000 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे और 1500 लोग घायल हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही स्थिति असामान्य है। तो यह आप देख सकते हैं खाड़ी देश के अंतर्गत आता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यमन, यहाँ मानचित्र में देख रहे हैं ना, ऊपर सऊदी अरब है, रूबल खाली डेजर्ट, अल नफद, यह सऊदी अरब में भी है, इसको भी स्पर्श करता है। दोस्तों, इधर ओमान देश स्पर्श करता है, इसकी राजधानी मस्कट है। याद रखेंगे, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद है। इधर आप देख सकते हैं, यह अफ्रीका महाद्वीप है। यह जिबूती है, जिसकी कैपिटल जिबूती सिटी है। यह इरिट्रिया है, जिसकी कैपिटल अस्मारा है। और दोस्तों, यहाँ लाल सागर आप देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ अदन देख रहे हैं। तो यहीं पर एक जल संधि है, उसका नाम है बाब एल मांडेव जल संधि। याद रखना, इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। दोस्तों, लाल सागर और अदन की खाड़ी से जब लहरें टकराती हैं तो बहुत सारा फुहार टाइप का यहाँ पर होता है। यही कारण है कि यहाँ पर मोचा नामक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब, ध्यान रखेंगे, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी तथा पूर्व में ओमान से स्पर्श करती है। यमन की भौगोलिक सीमा में 200 से ज्यादा द्वीप भी हैं, जिनमें सोकोत्रो द्वीप, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, सोकोत्रो द्वीप इसी के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा द्वीप है यमन का। यहाँ के निवासी यमनी कहलाते हैं। इसकी कैपिटल साना है। यहाँ के 5% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। यहाँ का धर्म इस्लाम है। याद हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर शुष्क कृषि में कॉफी, बताया था ना, मोचा कॉफी का उत्पादन करते हैं। बादाम भी उगाते हैं। जौ, जई, ज्वार, बाजरा, धान, तिल, सोरगम का खाद्यान्नों में प्रमुख स्थान है। इसी तरह से सेब, खुबानी, केला, अंगूर जैसी जो है फलों को भी उगाते हैं। तरबूज भी यहाँ पाया जाता है। तटों पर गेहूं भी उगाया जाता है। खनिजों में नमक तथा चूने के पत्थर का प्रमुख स्थान है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह हमने यमन के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। और यमन की मुद्रा है यमनी रियाल, तो इसको YER कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हम बात करेंगे, ये जो शख्सियत हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो है MLA RN सिंह। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ध्यान रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज की डेट में आया हुआ है पुरस्कारों में। तो ये भाजपा विधायक एवं बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड यानी BIS कहा जाता है, उसके यह प्रबंध निदेशक हैं। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष हैं। RN सिंह को उनके निजी सुरक्षा के क्षेत्र में सतत किए जा रहे कार्यों और निजी सुरक्षा को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने जैसे उल्लेखनीय कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020
के लिए इनको चुना गया है। दोस्तों, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कॉप्सी की अवार्ड ज्यूरी ने सर्वसम्मत से सिंह के नाम का चयन किया है और कॉप्सी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने बताया है कि 17 दिसंबर को 15वें सिक्योरिटी लीडरशिप समिट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा आरएन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे। और इन सिंह साहब ने 76 में पुलिस और अन्य सुरक्षा सरकारी तंत्रों के साथ बेहतर तालमेल के साथ निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से BIS की स्थापना की थी दोस्तों। और 42 लाख से अधिक उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था उत्तर भारतीय संघ की दशकों से निर्विरोध या अध्यक्षता करते आ रहे हैं। 1996 में इनको पहले भी अवार्ड मिल चुके हैं, राजीव गांधी नेशनल यूनिटी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। इसी तरह से 2002 में कैलाश मठ नासिक द्वारा सरस्वती अवार्ड तथा मराठा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में दोस्तों, एयर इंडिया आप देख रहे हैं बिकने की नौबत आ गई है। घाटे में इसके ऊपर 60,000 करोड़ से अधिक का कर्ज चल रहा है। तो घाटे में चल रही विमानन कंपनी, सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा समूह समेत कई कंपनियों ने बोली लगा दी है। इस बीच एयर इंडिया के 209 वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी बोली लगाई है। तो कर्ज में फंसी एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा समूह ने रुचि पत्र सौंप दिया है। टाटा ने इसके लिए एयर एशिया इंडिया का भी इस्तेमाल किया, जिसमें टाटा सन्स की ज्यादा हिस्सेदारी होगी। अगर सौदा हो जाता है तो विमानन कंपनी की 67 साल यानी कह सकते हैं 7 ईयर बाद घर वापसी हो सकती है, क्योंकि टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी, जिसे भारत सरकार ने 1953 में अपने अधिकार क्षेत्र में इसे ले लिया था। और इस तरह से टाटा के पास 2 विमानन कंपनियां यानी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सहयोग में तथा दूसरी है एयर एशिया इंडिया यानी मलेशिया के एयरलाइन समूह एयर एशिया के साथ परिचालन कर रहा है। और इस अधिग्रहण के बाद 3 विमानन कंपनियां टाटा के पास हो जाएंगी। हालांकि टाटा सन्स प्रबंधन एयर इंडिया का विस्तारा के साथ विलय कर सकती है, क्योंकि एक ही श्रेणी में 2 विमानन कंपनियां रखना नहीं चाहेगी। तो एयर इंडिया टाटा के लिए अहम सौदा हो सकता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उसे बढ़त मिलेगी और घरेलू विमानन बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और साथ साथ एयर इंडिया के 209 कर्मचारी, इसमें सोचिए पहली बार ऐसा हो रहा है। और अमेरिका स्थित एक निजी इक्विटी फर्म है याद रखना इंक के साथ 50% हिस्सेदारी के लिए बोली में हिस्सा लगाएगी। तो अमेरिकी कंपनी के चेयरमैन लक्ष्मी प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। अगर बात बनती है तो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में यह पहला ऐसा केस होगा जब किसी सरकारी कंपनी को उसके ही कर्मचारी खरीदेंगे। और ये ध्यान रखेंगे वर्तमान में 60,000 से अधिक का कर्ज है, करोड़ का, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में दोस्तों। 86 टीम्स compete for 15 places in T20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों 2020 में T20 का वर्ल्ड कप होने वाला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और यह कोरोना की वजह से यह कैंसिल हो गया, अब 2022 में होगा। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए ध्यान रखेंगे यानी पहले 15 स्थानों में जगह बनाने के लिए 86 टीमों के बीच मुकाबला होगा और यह मुकाबले 13 महीने तक चलेंगे। इसमें 225 मैच यानी 225 मैच खेले जाएंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि इन 15 स्थानों का फैसला 4 स्टेप में होगा, 4 चरण वाले क्वालिफाइंग प्रक्रिया से होगा, जिसकी शुरुआत अगले साल अप्रैल में होगी और कोविड-19 गाइडलाइन के तहत इसे खेला जाएगा। इस विश्व कप को कहाँ 2020 में, अब 2022 में खेला जाएगा। ध्यान रखेंगे हंगरी, रोमानिया, सर्बिया की टीमें पहली बार इस प्रारूप के आईसीसी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट है पर्सनालिटी, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। आइए देखते हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की उदय शंकर, देख रहे हैं उन्होंने पदभार संभाल लिया है। मीडिया उद्योग से जुड़े उदय शंकर यानी उदय शंकर एसोसिएटेड विथ मीडिया इंडस्ट्री हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ फिक्की। दोस्तों यह पदभार संभाल लिए हैं। शंकर फिलहाल वॉल्ट डिज्नी कंपनी APAC के अध्यक्ष तथा स्टार एंड डिज्नी इंडिया के
चेयरमैन भी हैं। 31 दिसंबर को वह पद से हट जाएंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक, यूनिलीवर दक्षिण एशिया के अध्यक्ष तथा यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के सदस्य संजीव मेहता अब फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलायंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शुभक्रांत पांडा इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। यह ध्यान रखेंगे ये भी तीनों लोगों को। अब फिक्की के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फिक्की भारत का एक व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इन 1927 इसकी स्थापना वर्ष 1927 महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और कई बार आपकी परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म आ जाता है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं राजा जॉन, इंडियन पीपुल इन्वॉल्व इन नासाज लूनर मिशन। दोस्तों हमारे देश के लिए फक्र की बात है, भारतवंशी राजा जॉन वुरपुतुर चारी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन नासा ने अपने चंद्र अभियान में किया है। राजा जॉन समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों को नासा अपने आर्टेमिस, ये भी याद रखना, पूछ लेगा आर्टेमिस चंद्र अभियान किस देश से संबंधित है। तो चारी 43 ईयर ओल्ड हैं, यूएस एयर फोर्स एकेडमी MIT और यूएस नोवल टेस्ट पायलट स्कूल से यह ग्रेजुएट हैं और इस सूची में वह भारतीय मूल के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं। और 2024 यानी 2024 में चांद की सतह पर उतरने वाला यह पहला चंद्र अभियान होगा जिसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के साथ ही पहला भारतवंशी भी चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा। और दोस्तों राजा जॉन के पिता श्रीनिवासचारी का परिवार मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट, जैसे हम लोग रोज लगभग एक न एक व्यक्तित्व का ले रहे हैं, आज हम बात करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मनाया जाने लगा है। वल्लभ भाई पटेल की उम्र मात्र 17 वर्ष थी तो उनका विवाह झाबरेबा से हुआ था। पटेल ने गोधरा में एक वकील के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस की, यानी 1908-9 में ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छे क्रिमिनल के लॉयर हो गए, क्रिमिनल लॉयर थे। और ध्यान रखना दोस्तों, फिर बारदोली, इनको इनके नाम के आगे सरदार की उपाधि कब मिली, तो बारदोली सत्याग्रह से। 1928 में प्रमुख किसान आंदोलन था, इसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था दोस्तों। तो यही कारण है कि प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी। तो इन्होंने आंदोलन को तेज किया जिसकी वजह से अधिकारियों ने जांच की। जांच के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने 30% लगान को गलत माना और उसे घटाकर 6% पे ला दिया। ऐसे में सरदार पटेल पूरी तरह से राजनीति में मतलब कह सकते हैं छा गए और आंदोलन के मेन मतलब प्रणेता में से इनका नाम लिया जाने लगा। और दोस्तों महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के पुकारा। तो इनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी, 1928 में, कई बार प्रश्न आया हुआ है। और दोस्तों 1931 में पटेल को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। उसी समय सुखदेव, भगत सिंह फांसी भी दी गई थी। यही कारण है कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे दोस्तों। और अंतरिम सरकार यानी जो अस्थायी सरकार 1946 में बनी थी उसमें गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। फिर पटेल धीरे धीरे भारत में विलय करने के लिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इन्होंने विलय 562 से अधिक रियासतों का इन्होंने विलय किया, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत विलय करने को तैयार नहीं थे। वो लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें बात की गई थी कौन भारत के साथ रहेगा, कौन पाकिस्तान, कोई स्वतंत्र भी रह सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के राजा हरि सिंह उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी देश में नहीं मिलेंगे। लेकिन उन पर जब अटैक हुआ, कबायलियों ने, पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण किया, तब भारत से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और भारत ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट बाई एसेशन उसको कहा जाता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय किया गया। इसी तरह से जूनागढ़ में, जूनागढ़ के राजा भी नहीं चाहते थे भारत में शामिल होना। ऐसे में भारत वहां पर मीन्स बाई रेफरेंडम यानी क्या कहते हैं, जनमत संग्रह के आधार पर यहां पर विलय कराया। और हैदराबाद के निजाम तो
तैयार ही नहीं थे। ऐसे में सरदार पटेल साहब ने बाई पुलिस एक्शन सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा, तो इसका विलय किया गया। फिर और उस समय जब सरकार का गठन हुआ था, यानी आजादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आज ही के दिन, यानी इसीलिए सरदार पटेल स्मृति दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन। 1950 में मुंबई महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ था दोस्तों। और 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत यानी पोस्टमसली भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हमने सरदार पटेल जी के बारे में बताया। ये भी अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में। आज उत्तर देने वालों में शुभश्री साहू, ज्ञान रंजन साहू, सुकन्या जेना, अश्विन प्रभा, दीपेश शर्मा, विक्की, रवि मीना, अभिषेक अचवाले, नीलम सिंह, सरबर्था बनर्जी, इन लोगों ने आज उत्तर दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में ऐसी कवक या फंगस की खोज की है जिनसे रक्त कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले एंजाइम का उत्पादन किया जा सकता है? वह हिमालय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में या पश्चिमी घाट क्षेत्र में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? यमन की राजधानी क्या है? मस्कट, साना, अबू धाबी या दोहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु विल बी द अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 फॉर परसिस्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ personal security and for remarkable work like connecting personal security with state of the art technology, यानी निजी सुरक्षा के क्षेत्र में सतत किए जा रहे कार्यों और निजी सुरक्षा को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने जैसे उल्लेखनीय कार्य के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया जाएगा? आर.एन. सिंह, आर.के. सिन्हा, राजीव प्रताप रूडी या स्मृति ईरानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930, 1932, 1934 या 1936। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? संजीव मेहता, उदय शंकर, शुभ्रकांत पांडा, डॉक्टर संगीता रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द T20 वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड, यानी T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा या आयोजन कहां होगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस चंद्र अभियान किस देश से संबंधित है? विथ विच कंट्रीज आर्टेमिस लूनर मिशन रिलेटेड? रूस, जापान, चाइना एंड अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने हैदराबाद रियासत के विलय के लिए किस नाम का ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन ऑल क्लियर। जल्दी से इसका उत्तर देना है। दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी बताना ना भूलें। इस तरह से अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।